दोस्तों, आज की कहानी है रक्षाबंधन का ये कैसा तोहफा। रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज्यादा बड़ी बुआ जी की राखी की कुरियर का इंतजार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के चॉकलेट्स, गेम्स, मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस छोटी वाली बुआ जी की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आती थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लिपटे हुए, रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख ले। पापा रोज की तरह ऑफिस से आते ही टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप के बैग रखकर सोफे पर पसर गए। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई, पूनम का लिफाफा दिखाना जरा। पापा पूनम बुआ की राखी का सबसे ज्यादा इंतजार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी हुई राखी कलाई पर बांधते थे। पूनम बुआ सभी भाई बहनों में से सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने शादी के बाद से कभी सुख नहीं देखा था। शादी के तुरंत बाद उनके देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बहुत मुश्किल से बुआ अपना घर चलाती थी। अपने इकलौते बेटे मयंक को भी मोहल्ले के एक साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद लेकर बुआ जी जिए जा रही थी। पूनम बुआ के लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सुबह वाली ट्रेन से पूनम के घर उसे बिना बताए जाएंगे। पूनम दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात सुनकर एकदम से चौंक गई थी और बोली, आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम तीनों लोगों का नाश्ता खाना भी पूनम दीदी के लिए भारी हो जाएगा। वे कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने पूनम बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के फैसले को बदलना बहुत मुश्किल होता था। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली ट्रेन से हम लोग बुआ जी के घर पहुंच गए। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में कपड़े धो रही थी। पूनम बुआ सभी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, पर आर्थिक तंगी और रोज की चिंता ने उन्हें सबसे ज्यादा उम्र दराज बना दिया था। एक पतली दुबली कमजोर कम उम्र में चेहरे की झुर्रियां साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। शादी के बाद के 12 सालों में बुआ जी को पूरी तरह से बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें आंसुओं से डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कैसे और क्या प्रतिक्रिया दे। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उनके घर में तो सालों से कोई मेहमान आया ही नहीं था। बुआ जी के बारे में सब बताते थे कि उन्हें बचपन से ही साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक था। पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी जरूरत के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। हालात ये हो गए थे कि ज्यादातर रिश्तेदार उनका फोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दे दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहमी हुई बहन को गले से लगा लिया। भैया, भाभी, गोलू, तुम सब आज अचानक, सब ठीक तो है ना? बुआ जी ने कपकपाती सी आवाज में पूछा। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी, आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पूनम बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। पूनम, तुम बस मेरे पास बैठो, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी। उधर बुआ कमरे में खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थी।
बुआ जी का बेटा मयंक दौड़कर फूफा जी को बुलाकर ले आया। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 6 बजे का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नई ड्रेस खरीदने और बुआ जी के लिए घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरा घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर और सारा परिवार नई ड्रेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज पूनम बुआ की रसोई का भंडार घर भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था। बुआ जी के चेहरे पर सच तो यह था कि उन्हें अभी भी ये सब सपने जैसा ही लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाइयों का डब्बा भी रख लिया था और जैसे ही पापा को तिलक करने लगी तो पापा ने रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराकर कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियां के हॉर्न सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का परिवार सामने था। पूनम बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर चुका था। फिर बड़ी वाली शीतल बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन अपनी तीनों बहनों को फोन किया कि अब चार धाम की यात्रा करने का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने ये तय किया था कि इस बार पूनम के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। पूनम बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाइयों के परिवार को देखी जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था। आज सब ने उन्हें सारी बहनों से वे गले मिली, फिर सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात को एक बड़े से होटल में हम सब ने खाना खाया, फिर बातें करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी पूनम बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वह तो बस बीच बीच में अपने छलकते आंसुओं को पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सभी लोग चादर बिछाकर लेट गए थे। पूनम बुआ मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें बरसों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का हाथ एकदम ठंडा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर पूनम बुआ हमेशा के लिए सो गई थी पापा की गोद में। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक उन्होंने किसी से कुछ कहा भी नहीं था। आज सबसे मिलने की उम्मीद लिए ही शायद जिंदा थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।